समस्त विद्युत पेंशनर साथियों, अशोक कुमार गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष विद्युत पेंशनर्स हितरक्षक संघ भोपाल का आप सभी को सादर नमस्कार। मैं आपसे कुछ बातें करने के लिए पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। मेरे को गाडरवारा अधिवेशन के पश्चात जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद से लगातार बहुत से पेंशनर साथियों के फ़ोन आ रहे हैं या व्हाट्सएप पे भी इस तरह के मैसेज चल रहे हैं कि ऐसा अचानक क्या हुआ जिसके कारण गाडरवारा अधिवेशन में जो निर्णय लिए गए थे उनको निरस्त कर दिया गया और पुरानी स्थिति बहाल कर दी गई। सच तो यह है कि कारण मुझे भी नहीं मालूम। अब जिन्होंने यह निर्णय को अमान्य किया है वही सही कारण बतला सकते हैं, लेकिन इससे एक बात तो हुई है। अच्छा होता कि आपस में सभी संगठन के शीर्ष जो नेतृत्व है, या साफ शब्दों में कहूँ तो आदरणीय यादव साहब, आदरणीय सोमानी जी और मैं स्वयं आपस में किसी मुद्दे पे कोई अगर उत्पन्न हो भी गया था तो उस पर चर्चा कर लेते तीनों लोग मिलके, और इसके बाद कोई आगे उस पर कदम उठाते। लेकिन खैर ठीक है, जैसा भी हुआ उस पर अब ज़्यादा टीका टिप्पणी करना नहीं है कि किसने क्या किया। लेकिन इससे एक चीज़ हुई है कि जो आम पेंशनर्स है, मध्य प्रदेश का पूरा जो विद्युत पेंशनर समाज है वह गाडरवारा अधिवेशन को बहुत ही टकटकी निगाहों से देख रहा था कि यार इस अधिवेशन में कुछ अच्छी बातें निकलकर सामने आएंगी, और निश्चित रूप से अच्छी बातें सामने निकलकर आई भी। ये कह देना कि जल्दबाजी में निर्णय लिया गया मेरे विचार से तो उचित नहीं है। हो सकता है यादव साहब को पूरी स्थिति की जानकारी ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब गाडरवारा अधिवेशन हो रहा है तो उसका क्या उद्देश्य था या किसी को मालूम नहीं है, या उसमें जो चर्चाएं होनी हैं उसके बारे में किसी को अनभिज्ञता थी। सभी को ये मालूम था। मेरी व्यक्तिगत भी कुछ लोगों से चर्चा हुई थी इस संबंध में, सभी संगठनों के। मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये व्यक्तिगत चर्चा थी, इसलिए क्या चर्चा हुई थी क्या नहीं हुई थी ये सब बातें थोड़ी सी एक नैतिकता की दृष्टि से अच्छी चीज़ें नहीं हैं। लेकिन चर्चा हुई थी, उनके सामने मैंने काफ़ी हद तक अपना जो एक प्रस्ताव था वो भी डिस्क्लोज किया था कि मेरे विचार से ऐसा हो जाना चाहिए। और अन्य लोगों से भी चर्चा हुई थी कि यार ये गाडरवारा का जो उद्देश्य है कि एक मंच उपलब्ध कराना और सभी संगठन कोई अच्छा उसमें निर्णय लें। इस संबंध में कुल मिला के ये कोई ढकी छुपी बात नहीं थी कि किसके कारण और किस लिए ये अधिवेशन बुलाया गया है। अधिवेशन अच्छे से संपन्न हुआ, इसमें दो राय नहीं है। अब निर्णय के संबंध में देखिए, अब उस पर भी क्या है कि चर्चा तो हुई है, सब लोगों ने अपना अपना विचार प्रकट किया था और ये स्थिति बड़ी क्लियर हो गई थी कि एक एकता बनाई जानी है और पेंशन को शासकीय ट्रेजरी से पेमेंट कराने की मांग को प्रमुखता से उठाना है। इस पर आम सहमति बन चुकी थी। क्योंकि मेरा उद्बोधन लगभग अंत में था, अध्यक्षीय भाषण के जस्ट मतलब कहना चाहिए पहले मेरा उद्बोधन था। इसके पहले सबके उद्बोधन हो चुके थे और मेरे उद्बोधन के पहले सोमानी जी का उद्बोधन था, और उन्होंने काफ़ी हद तक ये कह दिया था कि संयुक्त मोर्चा बनना चाहिए और मतलब भोपाल में प्रदर्शन होना चाहिए। ये सब उन्होंने क्लियर कर दिया था। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैंने जो कुछ लोगों से चर्चा की थी, मैंने प्रारंभिक चर्चा, उसी के सिलसिले में मैंने मतलब एक सम्मानजनक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसमें तीनों संगठनों के जो शीर्ष प्रमुख पदाधिकारी हैं यानी अध्यक्ष हैं, तीनों संगठनों के अध्यक्षों को बराबर का सम्मान, या बराबर का भी नहीं कहना चाहिए, सर्वप्रथम तो PS यादव साहब को सबसे पहले सम्मान देते हुए उनको अध्यक्ष पद पर प्रस्तावित किया था। इसके बाद सोमानी जी को भी सम्मानित करते हुए कार्यवाहक अध्यक्ष पद पे सम्मानित किया गया था। और इन दोनों पदों के बाद का जो मतलब तीसरा पद कहलाता है, तो वो पद एक मेरे संगठन के नाम पे दिया गया था। एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा
कि ये पद ना PS यादव साहब को दिया गया था, ना सोमानी जी को दिया गया था, ना अशोक गुप्ता को दिया गया था। ये पद जो 3 संगठन प्रमुख रूप से उस मंच पर उपस्थित थे, उनके सर्वोच्च पदाधिकारी यानी अध्यक्ष को, तीनों अध्यक्षों को पद दिए गए थे, प्रस्तावित किए गए थे। अब PS यादव साहब के जगह कोई और अध्यक्ष होता, सोमानी जी की जगह कोई और अध्यक्ष होता, या मेरे जगह कोई और अध्यक्ष होता, तो उसको ये पद प्रस्तावित किए जाते। इसमें व्यक्तिगत किसी को देखते हुए पद प्रस्तावित नहीं किया गया था। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि इस संबंध में स्पष्टीकरण भी जारी किया गया था कि भाई ऐसे ऐसा त्रिस्तरीय कमेटी बनेगी और बाकी सब आगे चर्चा हो पे इस पर आगे प्रारूप दिया जाएगा। ये तो एक नींव रखी गई थी कि भाई तीनों संगठन एक हो गए हैं, ये संदेश देने के लिए सिर्फ ये कहना चाहिए कि आपको एक घोषणा करनी थी कि भाई तीनों संगठन एक हो गए हैं और तीनों संगठन के अध्यक्ष इस तरह से मतलब कोर कमेटी में इनको स्थान मिला है, और बाकी कमेटी और बाकी सब उसका क्लेरिफिकेशन वहाँ भी हो गया था। और बाद में भी जो सोमानी जी से चर्चा करने के बाद और यादव साहब के नॉलेज में लाने के बाद जो एक फॉर्मेट जारी किया गया था और उसमें जो जो बिंदु लिखे गए थे, उससे भी काफ़ी हद तक बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि बाकी कमेटी बनाई जानी थी और उसमें भी कोई परिवर्तन करना था तो परिवर्तन कर सकते हैं। अब यादव साहब को अध्यक्ष प्रस्तावित किया गया था, यादव साहब का नाम वहाँ मतलब करतल ध्वनि से पारित कर दिया गया था। यादव साहब भी उसमें सहमति दिखाई थी, सोमानी जी ने भी दिखाई थी, और बाकी सभी लोगों ने जनरली उसमें ताली बजाकर उसका स्वागत किया था। अब किसी संगठन को या उदाहरण मतलब किसी दूसरे संगठन का नाम देना उचित नहीं है, लेकिन यदि कोई हमारा संगठन ये चाहता है कि अशोक गुप्ता की जगह कोई और इसमें आ जाए तो ये उनका अधिकार है। कौन पदाधिकारी कहाँ पर रहेगा इस संयुक्त संघर्ष समिति में, ये उस संगठन का अधिकार है। वह संगठन अपने नाम खुद प्रस्तावित करेगा, उसमें दूसरा संगठन का हस्तक्षेप नहीं रहेगा। यह भी बड़ी क्लियर मतलब और नैतिकतापूर्ण बात होती है। इसलिए अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे सोमानी जी ने एक प्रस्तावित किया है, लगभग वही प्रस्ताव उनका जो बाद में भी आया है, उन्होंने लिखा है कि भाई ये संचालकों की एक कमेटी बनना चाहिए। तो संचालकों की कमेटी तो उसमें भी प्रस्तावित थी, प्रथम स्तरीय पे थे कि कोर कमेटी के भाई 3 संगठन थे, इसलिए 3 लोगों को लिया गया। चौथा संगठन होता था, चौथे के अध्यक्ष को भी लिया जाता, या कोर कमेटी में और मेंबर बढ़ाने थे तो 3 की जगह 6 हो सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। संचालक मंडल का उसमें दिया भी हुआ था कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष मतलब उनमें जो सचिव रहते उनको भी सम्मान दिया जाना था, इसलिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष की एक पोस्ट क्रिएट की गई थी। और संचालक मंडलों की उसके नीचे मतलब जैसे उपाध्यक्ष थे या और भी कई जो भी और अन्य पोस्ट थी, तो उन लोगों को भी समाहित करने के लिए वो पोस्ट प्रथम स्तरीय पर ही की गई थी। इसके बाद क्षेत्रीय और आगे वृत्त स्तरीय और डिवीजन लेवल को समिति वो सब बनाई जानी थी। तो उसमें खैर ठीक है, अब कारण क्या हुआ ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अब जो हुआ उससे थोड़ा सा आम पेंशनरों को एक धक्का तो लगा, आघात तो लगा है कि इतना बढ़िया आगे हम बढ़ रहे थे और अचानक ये ऐसा क्या हुआ है। वो तो प्रश्न ऐसा ही उत्पन्न हो गया कि भाई वो एक जो बाहुबली एक पिक्चर थी ना, कि दूसरी पिक्चर आई नहीं थी, इसलिए बड़ा उत्सुकता था कि कटप्पा को किसने मारा, बाहुबली को किसने मारा। तो समस्त विद्युत पेंशनर साथियों, अशोक कुमार गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष विद्युत पेंशनर्स हितरक्षक संघ भोपाल का आप सभी को सादर नमस्कार। मैं आपसे कुछ बातें करने के लिए पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। मेरे को गाडरवारा अधिवेशन के पश्चात जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद से लगातार बहुत से पेंशनर साथियों के फ़ोन आ रहे हैं या व्हाट्सएप पे भी इस तरह के मैसेज चल रहे हैं कि ऐसा अचानक क्या हुआ जिसके कारण गाडरवारा अधिवेशन में जो निर्णय लिए गए थे उनको निरस्त कर दिया गया और पुरानी स्थिति बहाल कर दी गई। सच तो यह है कि कारण मुझे भी नहीं मालूम। अब जिन्होंने यह निर्णय को अमान्य किया है वही सही कारण बतला सकते हैं, लेकिन इससे एक बात तो हुई है। अच्छा होता कि आपस में सभी संगठन के शीर्ष जो नेतृत्व है, या साफ शब्दों में कहूँ
तो आदरणीय यादव साहब, आदरणीय सोमानी जी और मैं स्वयं आपस में किसी मुद्दे पे कोई अगर उत्पन्न हो भी गया था तो उस पर चर्चा कर लेते तीनों लोग मिलके, और इसके बाद कोई आगे उस पर कदम उठाते। लेकिन खैर ठीक है, जैसा भी हुआ उस पर अब ज़्यादा टीका टिप्पणी करना नहीं है कि किसने क्या किया। लेकिन इससे एक चीज़ हुई है कि जो आम पेंशनर्स है, मध्य प्रदेश का पूरा जो विद्युत पेंशनर समाज है, वह गाडरवारा अधिवेशन को बहुत ही टकटकी निगाहों से देख रहा था कि यार इस अधिवेशन में कुछ अच्छी बातें निकलकर सामने आएंगी, और निश्चित रूप से अच्छी बातें सामने निकलकर आई भी। ये कह देना कि जल्दबाजी में निर्णय लिया गया, मेरे विचार से तो उचित नहीं है। हो सकता है यादव साहब को पूरी स्थिति की जानकारी ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब गाडरवारा अधिवेशन हो रहा है तो उसका क्या उद्देश्य था या किसी को मालूम नहीं है, या उसमें जो चर्चाएं होनी हैं उसके बारे में किसी को अनभिज्ञता थी। सभी को ये मालूम था। मेरी व्यक्तिगत भी कुछ लोगों से चर्चा हुई थी इस संबंध में, सभी संगठनों के। मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये व्यक्तिगत चर्चा थी, इसलिए क्या चर्चा हुई थी क्या नहीं हुई थी ये सब बातें थोड़ी सी एक नैतिकता की दृष्टि से अच्छी चीज़ें नहीं हैं। लेकिन चर्चा हुई थी, उनके सामने मैंने काफ़ी हद तक अपना जो एक प्रस्ताव था वो भी डिस्क्लोज किया था कि मेरे विचार से ऐसा हो जाना चाहिए। और अन्य लोगों से भी चर्चा हुई थी कि यार ये गाडरवारा का जो उद्देश्य है कि एक मंच उपलब्ध कराना और सभी संगठन कोई अच्छा उसमें निर्णय लें। इस संबंध में कुल मिला के ये कोई ढकी छुपी बात नहीं थी कि किस के कारण और किस लिए ये अधिवेशन बुलाया गया है। अधिवेशन अच्छे से संपन्न हुआ, इसमें दो राय नहीं है। अब निर्णय के संबंध में देखिए, अब उस पर भी क्या है कि चर्चा तो हुई है, सब लोगों ने अपना अपना विचार प्रकट किया था और ये स्थिति बड़ी क्लियर हो गई थी कि एक एकता बनाई जानी है और पेंशन को शासकीय ट्रेजरी से पेमेंट कराने की मांग को प्रमुखता से उठाना है। इस पर आम सहमति बन चुकी थी। क्योंकि मेरा उद्बोधन लगभग अंत में था, अध्यक्षीय भाषण के जस्ट मतलब कहना चाहिए पहले मेरा उद्बोधन था। इसके पहले सबके उद्बोधन हो चुके थे और मेरे उद्बोधन के पहले सोमानी जी का उद्बोधन था, और उन्होंने काफ़ी हद तक ये कह दिया था कि संयुक्त मोर्चा बनना चाहिए और मतलब भोपाल में प्रदर्शन होना चाहिए। ये सब उन्होंने क्लियर कर दिया था। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैंने जो कुछ लोगों से चर्चा की थी, मैंने प्रारंभिक चर्चा, उसी के सिलसिले में मैंने मतलब एक सम्मानजनक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसमें तीनों संगठनों के जो शीर्ष प्रमुख पदाधिकारी हैं यानी अध्यक्ष हैं, तीनों संगठनों के अध्यक्षों को बराबर का सम्मान, या बराबर का भी नहीं कहना चाहिए, सर्वप्रथम तो PS यादव साहब को सबसे पहले सम्मान देते हुए उनको अध्यक्ष पद पर प्रस्तावित किया था। इसके बाद सोमानी जी को भी सम्मानित करते हुए कार्यवाहक अध्यक्ष पद पे सम्मानित किया गया था। और इन दोनों पदों के बाद का जो मतलब तीसरा पद कहलाता है, तो वो पद मेरे संगठन के नाम पे दिया गया था। एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा कि ये पद ना PS यादव साहब को दिया गया था, ना सोमानी जी को दिया गया था, ना अशोक गुप्ता को दिया गया था। ये पद जो तीन संगठन प्रमुख रूप से उस मंच पर उपस्थित थे, उनके सर्वोच्च पदाधिकारी यानी अध्यक्ष को, तीनों अध्यक्षों को पद दिए गए थे, प्रस्तावित किए गए थे। अब PS यादव साहब के जगह कोई और अध्यक्ष होता, सोमानी जी की जगह कोई और अध्यक्ष होता, या मेरे जगह कोई और अध्यक्ष होता, तो उसको ये पद प्रस्तावित किए जाते। इसमें व्यक्तिगत किसी को देखते हुए पद प्रस्तावित नहीं किया गया था। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि इस संबंध में स्पष्टीकरण भी जारी किया गया था कि भाई ऐसा ऐसा त्रिस्तरीय कमेटी बनेगी और बाकी सब आगे चर्चा हो पे इस पर आगे प्रारूप दिया जाएगा। ये तो एक नींव रखी गई थी कि भाई तीनों संगठन एक हो गए हैं, ये संदेश देने के लिए सिर्फ ये कहना चाहिए कि आपको एक घोषणा करनी थी कि भाई तीनों संगठन एक हो गए हैं और तीनों संगठन के अध्यक्ष इस तरह से मतलब कोर कमेटी में इनको स्थान मिला है, और बाकी कमेटी और बाकी सब उसका क्लैरिफिकेशन वहाँ भी हो गया था। और बाद में भी जो
सोमानी जी से चर्चा करने के बाद और यादव साहब के नॉलेज में लाने के बाद जो एक फॉर्मेट जारी किया गया था और उसमें जो जो बिंदु लिखे गए थे, उससे भी काफ़ी हद तक बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि बाकी कमेटी बनाई जानी थी और उसमें भी कोई परिवर्तन करना था तो परिवर्तन कर सकते हैं। अब यादव साहब को अध्यक्ष प्रस्तावित किया गया था, यादव साहब का नाम वहाँ मतलब करतल ध्वनि से पारित कर दिया गया था। यादव साहब भी उसमें सहमति दिखाई थी, सोमानी जी ने भी दिखाई थी और बाकी सभी लोगों ने जनरली उसमें ताली बजाकर उसका स्वागत किया था। अब किसी संगठन को या उदाहरण मतलब किसी दूसरे संगठन का नाम देना उचित नहीं है, लेकिन यदि कोई हमारा संगठन ये चाहता है कि अशोक गुप्ता की जगह कोई और इसमें आ जाए तो ये उनका अधिकार है। कौन पदाधिकारी कहाँ पर रहेगा इस संयुक्त संघर्ष समिति में, ये उस संगठन का अधिकार है। वह संगठन अपने नाम खुद प्रस्तावित करेगा, उसमें दूसरा संगठन का हस्तक्षेप नहीं रहेगा। यह भी बड़ी क्लियर मतलब और नैतिकतापूर्ण बात होती है। इसलिए अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे सोमानी जी ने एक प्रस्तावित किया है, लगभग वही प्रस्ताव उनका जो बाद में भी आया है, उन्होंने लिखा है कि भाई ये संचालकों की एक कमेटी बनना चाहिए। तो संचालकों की कमेटी तो उसमें भी प्रस्तावित थी, प्रथम स्तरीय पे थे कि कोर कमेटी के भाई 3 संगठन थे, इसलिए 3 लोगों को लिया गया। चौथा संगठन होता था, चौथे के अध्यक्ष को भी लिया जाता, या कोर कमेटी में और मेंबर बढ़ाने थे तो 3 की जगह 6 हो सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। संचालक मंडल का उसमें दिया भी हुआ था कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष मतलब उनमें जो सचिव रहते हैं उनको भी सम्मान दिया जाना था, इसलिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष की एक पोस्ट क्रिएट की गई थी। और संचालक मंडलों की उसके नीचे मतलब जैसे उपाध्यक्ष थे या और भी कई जो भी और अन्य पोस्ट थी, तो उन लोगों को भी समाहित करने के लिए वो पोस्ट प्रथम स्तरीय पर ही की गई थी। इसके बाद क्षेत्रीय और आगे वृत्त स्तरीय और डिवीजन लेवल पर वो समिति वो सब बनाई जानी थी। तो उसमें खैर ठीक है, अब कारण क्या हुआ ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अब जो हुआ मेरे को एक धक्का तो लगा, आघात तो लगा है कि इतना बढ़िया आगे हम बढ़ रहे थे और अचानक। मैं सभी विद्युत पेंशनर साथियों से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि वे धैर्य बनाए रखें और ऐसा कुछ भी अभी बिगड़ा नहीं है। और जैसा कि बहुत क्लियर है कि मेरा जो प्रस्ताव है वो आज भी कायम है। दूसरा, सोमानी जी ने भी अपना प्रस्ताव व्हाट्सएप पर डाल दिया है और अब जो जबलपुर के संगठन का प्रस्ताव है वह सामने आना बाकी है। उनका भी अभी छतरपुर अधिवेशन हुआ है, इसके बाद छिंदवाड़ा में उनके संगठन का अधिवेशन हुआ है और हो सकता है कि 2-4 दिन में उनका प्रस्ताव भी सामने आ जाए। देखिए, तीनों संगठन पूरी तरह से इस मामले में गंभीर हैं कि संयुक्त रूप से हमको इकट्ठे होकर एक अच्छा बृहत आंदोलन करना चाहिए ताकि सरकार हमारी मांगें मान सके। अब इसमें कैसा क्या होना है तो ठीक है कि भाई थोड़ा सा विचार करके धैर्यपूर्वक इसका आकार दिया जाए संयुक्त संघर्ष समिति का और बाकी चीज़ों का, तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समय अभी पर्याप्त है, विधानसभा चुनाव होने में लगभग 8 महीने बाकी हैं और बीच में अभी गर्मी शुरू हो जाएगी, इस बाद बरसात का मौसम आ जाएगा। तो जिस तरह से कोई प्रक्रिया चल रही है तो अभी तो ये हो सकता है कि एक संयुक्त संघर्ष समिति का एक स्वरूप दिया जाए और जिस तरह से कहा जा रहा है कि एक बैठक बुलाकर इसे अंतिम स्वरूप दिया जाए, तो अब बैठक बुलाई जाए और इसको अंतिम स्वरूप दिया जाए। और इसके बाद आंदोलन की जो रूपरेखा है, तो देखिए आंदोलन डायरेक्ट तो करना नहीं है। मेरा विचार तो ये है कि पहले सरकार को हमें पूरा अवसर देना चाहिए। तो इसके लिए एक संयुक्त ज्ञापन तैयार किया जाए, संयुक्त मोर्चा संघर्ष समिति के नाम से जो ज्ञापन तैयार किया जाना है उसका फाइनल ड्राफ्ट बनाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपा जाए और उन्हें पर्याप्त अवसर दिया जाए कि वे उस पर विचार करें और हमको चर्चा के लिए बुलाएं और उस पर निर्णय लें। यदि हमें चर्चा के लिए नहीं बुलाया जाता है और उस पर समय रहते निर्णय नहीं लिया जाता है तो फिर बाध्य होकर हमें आंदोलन करना पड़ेगा। और फिर आंदोलन करें तो हम ऐसा आंदोलन करें कि जो एक कहना चाहिए नजीर बन जाए, एक उदाहरण बन जाए कि आज तक विद्युत पेंशनर्स का ऐसा आंदोलन भविष्य में अतीत में कभी हुआ ना हो, तो और भविष्य के लिए एक उदाहरण बने। तो इन सब बातों पर विचार किया जाना है। मैं तो आम पेंशनर से सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वे अपनी जो मनोदशा है उसे व्यथित ना करें और संगठनों पर विश्वास बनाए रखें। मैं एक बात की अपने तरफ से तो गारंटी देता हूँ
कि संभावना तो यही है कि एकता बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बन जाएगी और एक संयुक्त मोर्चा या संयुक्त संघर्ष समिति आकार लेगी और संयुक्त रूप से ही कोई कार्यक्रम करेगी। और अब भविष्य में क्या होता है ये तो एकदम कोई अकाट्य रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये कम से कम 3-4 बातें कह सकता हूँ। उसमें प्रथम बातें तो यही है कि मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा, उन्हें पर्याप्त अवसर दिया जाएगा और किसी सक्षम अधिकारी के थ्रू या मुख्यमंत्री जी स्वयं चाहें तो चर्चा के लिए हमें समय दें, चर्चा करें और जो चीज़ हो सकती है उस पर निर्णय लेके हमें अब निर्णय का आदेश जारी करवाने का प्रक्रिया पूरी करवाएं। ये प्रक्रिया मेरे ख्याल से अभी अपन अप्रैल को छोड़ दें कि अप्रैल के अंत तक अपन ये मान के चलें कि एक संयुक्त मोर्चा का गठन हो जाएगा और इसके बाद एक ज्ञापन वगैरह देने में भी 1-2 महीने की प्रक्रिया लगेगी, इसके बाद बरसात लग जाएगी। तो अब आपको ये देखना है कि हमको आंदोलन करना कब है। पर्याप्त समय हमारे पास कम से कम 6 महीने का या 5 महीने का समय हमारे पास अभी है। यानी सबसे अच्छा मेरे सुझाव से तो ये होगा कि सितंबर के प्रथम सप्ताह या सितंबर 10 तारीख तक अपन कोई आंदोलन भोपाल में करें ताकि गर्मी भी निकल जाए, बरसात भी निकल जाए और सरकार को अवसर देने की एक प्रक्रिया होती है वो भी पूरी हो जाए और हम आंदोलन के लिए इस बीच में बढ़िया तैयारी भी कर सकें। आंदोलन अच्छा होगा, इसमें दो राय नहीं है। और जो बाहर से आएंगे, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था कि जो भी बाहर से सुदूर क्षेत्र से आएंगे और उन्हें रात्रि विश्राम की आवश्यकता होगी तो उनके लिए रात्रि विश्राम की व्यवस्था की जाएगी। इस बार संगठन के पैसे से की जाएगी और इसके बाद संभव हुआ तो इन्हीं लोगों के लिए लंच पैकेट की भी व्यवस्था की जाएगी। ये भी मैं अपनी तरफ से ये वादा करता हूँ। तो आपको आंदोलन में शामिल होना है। अब आंदोलन कब होगा, कैसे होगा, कौन कॉल करेगा, इससे मतलब नहीं है। जो भी कॉल करे आंदोलन, संयुक्त मोर्चा बनता है, अगर संयुक्त मोर्चा आपको बुलाता है आंदोलन में शामिल होने के लिए तो आइए, या अगर भगवान ना करे किसी तरह से कोई इसमें संयुक्त मोर्चा पूरी तरह आकार नहीं ले पाता तो जो भी संगठन इसमें आह्वान करे कि भाई हम आंदोलन कर रहे हैं आप आइए, तो आप अपनी आत्मा की आवाज़ पे इस आंदोलन में अवश्य भाग लीजिए। आप ये मत देखिए कि ये संगठन है, वो संगठन है, ये आदमी है, वो आदमी है। आप तो सिर्फ ये देखिए कि पेंशनर हित में जो भी काम हो रहा है, अगर अच्छे मन से, अच्छी नीयत से हो रहा है तो उस आंदोलन में आप भाग लीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए। तो मैं बार फिर से कह रहा हूँ कि थोड़ी सी धैर्य रखिए, प्रतीक्षा कीजिए। हो सकता है कि इस मंथन में कोई अमृत निकले और एक अच्छा सा हमारा संयुक्त संघर्ष समिति का पूरा स्वरूप सामने आए, आंदोलन कैसे करना है उसकी पूरी प्रक्रिया सामने आए, फंड की व्यवस्था कैसी होगी ये सामने आए, एजेंडा क्या होगा ज्ञापन देने का ये सामने आए और इन सब बातों को तय करने के लिए बैठक कब होगी ये भी आपको बताया जाए। और जैसा भी होगा आप लोग सिर्फ एक मन बनाइए कि हमें अंतिम लड़ाई लड़नी है पेंशनरों के हकों के लिए। अगर अभी हम एक होकर लड़ाई नहीं लड़ेंगे, आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेने के लिए आप सक्रिय नहीं होंगे, अपने साथियों को इसमें शामिल नहीं करेंगे, तो फिर हमारा बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। तो आप लोग कुल मिला के ये है कि अपनी एकजुटता क्षेत्रीय स्तर पे, आपके शहर स्तर पे, जैसा भी हो आप लोग सब एकजुट हो रहिए और संगठन के आपसी जो भी थोड़ा सा आपको दिख रहा है उन सबों को भूल जाइए। ये तो चलता रहता है, परिवार में भी होता है, अपने मोहल्ले में भी एक दूसरे के प्रति होता है, तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं और ये सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं। आप अगर साथ में हैं, आम पेंशनर अगर एक साथ में है, अपना मन बना लिया है कि हमको आंदोलन करना है, तो फिर ये संगठन वगैरह भी कुल मिला के आपकी बात ही मानेंगे और आपके साथ में चलना ही उनको पड़ेगा। तो साथियों मैं ज़्यादा समय लूँगा नहीं, आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि आप आंदोलन में भाग लेने के लिए तैयार रहिए। जो भी सुदूर क्षेत्र से आएगा, जिसको रात्रि विश्राम की आवश्यकता होगी, उसको रात्रि विश्राम की व्यवस्था की जाएगी। उनके खाने की व्यवस्था अगर संभव हुई तो कम से कम पूड़ी, सब्जी, अचार जो कि एक लंच पैकेट रहता है सामान्य रूप से, उसकी व्यवस्था की जाएगी और आंदोलन को भी बहुत अच्छे तरीके से संपन्न किया जाएगा। और जो भी बाधाएँ आएंगी भरकस की प्रयास किया जाएगा कि इन बाधाओं को दूर करके हम अपनी बातें सरकार तक पहुंचा सकें और अपने एजेंडा पे हम अपने सरकार को निर्णय लेने के लिए बाध्य कर सकें। जय हिंद, जय भारत। आप लोग इसी तरह अपना सहयोग बनाए रखिए। जय हिंद।
जय भारत।